नमस्कार दोस्तों, श्रीराम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल SR टेक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैं वापस से आप लोगों के सामने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से लाइव क्लासेज नहीं ले पा रहा था। 9, 10, 11, 12 तारीख को मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लासेज दी थी और 12 तारीख से आज तक मतलब कि 13, 14, 15 ये 4-5 दिन में क्लासेज आप लोगों की नहीं ले पाया। सभी को पता है क्यों नहीं ले पाया, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के प्यार से इस कोरोना काल में ITI कॉलेज लेक्चर जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है और उसी के कारण उसी के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के कारण या फिर काउंसलिंग के कारण मैं क्लासेज नहीं ले पाया था। क्लासेज आगे कंटिन्यू रहेंगी। 2-4-5 दिन की डिस्टरबेंस और रहेगा, क्योंकि मुझे जो आप लोगों का सेटअप है उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पर ज्वाइनिंग है वहाँ पर उस सेटअप को करना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आप लोगों के साथ लगभग 10 साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी बच्चे के नेगेटिविटी आए कि हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लोज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा आप लोगों का और मैं आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप लोगों से का प्यार जो इतने दिनों से 10 साल से मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग आपके बीच से क्योंकि बच्चों के कई मैसेज आए कि हाँ सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या होगा, तो उस चीज़ की चिंता ना करें। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, सारी चीज़ें मैनेज होती। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के सामने डेली आती रहेगी। कुछ दिन का डिस्टर्बेंस आप लोगों को और सहना पड़ेगा, शायद हो सकता है 5-7-10 दिन का। बाकी का जब स्टार्ट किया है तो आप लोगों के सामने वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर दिया है, जिसका आंसर आप लोगों का फटाफट आना चाहिए। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं या जितने भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, उन पर एक बार शेयर कर दीजिए और आप लोग यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सीरीज में 5 रेजिस्टेंसों को जोड़ा गया है और 5 रेजिस्टेंसों को जोड़ने के साथ साथ उसमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। एक रेजिस्टेंस को, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है जो R2 है, उसको शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। दोस्तों, तो फटाफट आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको लोगों के सामने। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया था कि 5-5 के 3 रेजिस्टेंस ऐड थे, इस तरह से 5-5 ओम के 3 रेजिस्टेंस थे। 5 ओम का यहाँ पर, 5 ओम का यहाँ पर, 5 ओम का यहाँ पर, इसी तरह से 3 रेजिस्टेंस एडेड थे। यहाँ पर क्या किया गया था, इन 2 रेजिस्टेंसों के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया था। नहीं किया गया था। और यहाँ पर इसको क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया गया था। आप लोगों को यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो वोल्टेज था 90 वोल्ट। कितना था, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट था। तो हम लोगों ने आपसे पूछा गया कि यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। दोस्तों, वोल्ट मीटर की रीडिंग की अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की, तो क्या होगा, आप लोगों के सामने कुल प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, कुल प्रतिरोध यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट करने के कारण ये रेजिस्टेंस इसके अंदर क्लूड नहीं होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आती है वो 5 और 5 10 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 ओम आ जाएगी। ध्यान रखना, 5 और 5 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये बीच में जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसके अंदर क्लूड नहीं होता है। तो RT की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है दोस्तों, 10 ओम। ध्यान रखना। और वोल्टेज जो कितना है, 90 वोल्ट यहाँ पर है। तो I बराबर क्या होगा, V/R। वोल्टेज की अगर बात करें तो 90 और 10, तो ये कितना आ गया, 9 एम्पियर आप लोगों के क्या आ गया,
करंट की वैल्यूएशन आ गई कितनी, 9 एम्पियर। 9 एम्पियर यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा। अब वही करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा, वही करंट इस रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टमीटर क्या दर्शाएगा कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उस रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र होता है आई इंटू आर। आई की वैल्यू की बात करेंगे तो 9 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 पंजे 45, मतलब 45 वोल्ट इसके ऊपर खर्च होगा, और जिसको ये वोल्टमीटर हमारा क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पर वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 45। वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, हमारी 45 वोल्ट्स होगी। ध्यान रखना कितनी होगी, 45 वोल्ट्स होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हम लोग आप लोगों के सामने आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रखा है तो इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, उसको आप लोग देखिए एक बार, उसका आंसर फटाफट दीजिए। क्या आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का, उसका आंसर फटाफट आप लोग, डिस्प्ले पर क्वेश्चन है जिसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसका आप आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा। फटाफट आंसर दीजिएगा। यदि दिए गए परिपथ में R2 को ओपन कर दिया जाए, R2 को ओपन कर दिया जाए तो वोल्ट मापी की पाठ्यक्रम क्या होगा, या वोल्ट मापी का रीडिंग क्या होगा। ध्यान रखना क्या कह रहा है कि R2 को यदि ओपन कर दिया जाए, मतलब R2 मतलब बीच वाले रेजिस्टेंस को, 3 रेजिस्टेंस इसमें जोड़े गए हैं, पहला है 3 ओम का, दूसरा है 5 ओम का, तीसरा है 5 ओम का। तो यहाँ पर 5 ओम का जो R2 है उसको ओपन कर दें, तो उसके साथ जो वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसकी रीडिंग क्या होगी दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा, उसकी रीडिंग क्या होगी। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि आपको पता है अच्छी तरह से, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर रखा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर रखा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर रखा है, यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। अगर इस रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर देता हूँ तो ये वोल्टमीटर क्या हो जाएगा, इसके सीरीज में ही कनेक्ट हो जाएगा। वोल्टमीटर क्या होगा, इसके सीरीज में ही कनेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना वोल्टेज लगा है, 60 वोल्ट। आपको पता है अच्छी तरह से रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा हाई होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। समझ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, रीडिंग क्या होगी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण टोटली लगभग वोल्टेज कहाँ खर्च होगा, वोल्टमीटर में। तो आप लोग कह सकते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग लगभग संपूर्ण वोल्टेज के ही बराबर होगी, लगभग कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग दे नहीं रखी है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम लोग मैक्सिमम मानेंगे रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम मानेंगे तो टोटली वोल्टेज कहाँ खर्च होगा, वोल्टमीटर पर खर्च होगा। तो आप तो यही कहोगे कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, 60 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 60 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 60 वोल्ट होगी। वोल्टमीटर की रीडिंग जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 60 वोल्ट। आसानी से समझ में आ गया क्वेश्चन, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रहता है, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सीरीज में कनेक्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होगा, मैक्सिमम रीडिंग मतलब लगाए गए वोल्टेज के बराबर ही है लगभग वोल्टेज, जब तक कि यहाँ पर इसके सीरीज में कोई बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों भाई दोस्तों। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग रीड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। यहाँ पर एक के बल्ब जो कनेक्ट जोड़ रखा है, जो 100 वाट का है, दूसरा बल्ब है 500 वाट का है, जिनकी रेटिंग वोल्टेज है 250 वोल्ट। कितनी वोल्टेज है, रेटिंग वोल्टेज 250 वोल्ट है। जिनको 500 वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, कितना वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, 500 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है दोस्तों।
क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए लैंपों को जब 500 वोल्ट की आपूर्ति के साथ जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर रेटेड वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट है। तो समान रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट है, तो समान वोल्टेज तो इनको मिलेगा नहीं, समान वोल्टेज तो इनको मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूँगा। क्या कह रहा है कि एक तो 100 वाट का बल्ब है और एक क्या है आप लोगों का 500 वाट का बल्ब है। इसी तरह से दो बल्ब दे रखे हैं, पहला बल्ब कितना है 100 वाट का, दूसरा कितना है 500 वाट का। दोनों की रेटेड वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट। इसकी भी वोल्टेज रेटेड वोल्टेज कितनी है दोस्तों 250 वोल्ट है, नहीं है। ये भी रेटेड वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट। एक लैंप ये है, एक लैंप ये है। इस तरह से आपने जो कहा था कितने वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है 500 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों श्रेणी क्रम में जो होता है धारा का मान बराबर होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको अच्छी तरह हीट जिसके अंदर ज़्यादा जनरेट होगी वो ज़्यादा तेज जलेगा, लेकिन जिसके अंदर हीट कम होगी वो कम चलेगा। ध्यान रखना, वोल्टेज जो डिवाइड होता है अगर ये समान वाटेज के होते हैं तो समान वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर वाटेज 500 है, यहाँ पर वाटेज 100 ही है, तो यहाँ पर तो 5 गुनी वाट है, तो इसका रजिस्टेंस भी 1/5 रहेगा। कैसे रहेगा इधर देखो, रजिस्टेंस अगर निकालूं इसका तो R का सूत्र होता है V²/P। क्या होता है दोस्तों V²/P। वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। पावर कितनी है 100 वोल्ट। 2 0 से 2 0 25 को किया तो 625 से ओम आ गया, क्या नहीं आ गया 625 ओम रजिस्टेंस आ गया किसका, इस L1 का। दूसरे का अगर बात करूंगा, इसका रजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा देखो 250 वोल्ट इसका ये है, 250 वोल्ट ही V²/R 500। 2 0 से 2 0 50 25 25 पिंजे 125। अब देखो रजिस्टेंस किसका बहुत ज़्यादा है, इसका तो बहुत ज़्यादा है, इसका 125 ओम ही है, इसका 625 है। जब दो रजिस्टेंस कनेक्ट किए गए होंगे और उसमें धारा का मान समान जाएगा तो 625 आप जानते हो H बराबर I²RT/J से। अगर धारा का मान समान है लेकिन रजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर, और रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। क्या आ जाएगा फ्यूज, ये बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, तो आप लोग कह सकते हैं कि दोनों लैंपों में से केवल 100 वाट और 250 वोल्ट, मतलब 100 वाट 250 वोल्ट की रेटिंग का जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज हो जाएगा तो इसको सप्लाई मिलना ही बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्यों फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलने लगेगा। इसको 250 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगेगा। बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 400 कितना वोल्टेज मिलेगा वो भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि R1 + R2 निकाल के टोटल इसके अंदर क्या निकाल लो आप लोग, करंट निकाल लो, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, इसके अंदर वोल्टेज लगभग 400 450 वोल्टेज इसको ही मिलने वाला है। तो अपने आप ही खर्च क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, तो आप कह सकते हैं कि 100 वाट का लैंप क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। मेरे दोस्तों 100 वाट का लैंप क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों के डिस्प्ले पर अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। फटाफट आंसर दीजिए। नीचे दिए गए चित्र में प्रतिरोध R2 का मान क्या होगा। R2 का मान आप लोगों को पता करना है। चौथा क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला रजिस्टेंस आप लोगों को क्या दे रखा है, पहला रजिस्टेंस इसमें आप लोगों को दे रखा है 15 ओम, और दूसरा रजिस्टेंस आप लोगों से पूछा है, दो रजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है, एक 15 ओम का है,
एक कितने का है, 15 ओम का है, और एक आप लोगों को R2 की वैल्यू है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन वो जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताओ, 40 ओम। कितनी दे रखी है, 40। तो आपको पता है RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। RT कितना है, 40, R1 कितना है, 15, R2 की वैल्यू आप लोग पता करनी है। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 15 है बराबर 25 ओम। 25 ओम हमारा किसका होगा, R2 की वैल्यूएशन होगी। 25 ओम यहाँ पर क्या होने वाला है आपके पास, R2 की वैल्यूएशन। तो आसानी से समझ गए हो आप लोग, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। क्यों भैया, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, फटाफट कमेंट्स करते रहें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी का आप लोगों को इजीली समझाया जा रहा है हर चीज़ को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को खाली स्थान अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है सर्किट ब्रेकर सामान्य अवस्था में भी हमारे सर्किट को जोड़ा तोड़ सकता है, और जब असामान्य अवस्था होती है, असामान्य अवस्था का मतलब ओवरलोडेड कंडीशन होती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, या हाई वोल्टेज कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्किट ऑन ऑफ करने के काम आता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है सर्किट ब्रेकर सिर्फ सर्किट को तभी ऑफ करेगा जब आप लोगों का शॉर्ट सर्किट होगा या लीकेज सर्किट होगा या फिर इस तरह का होगा, तभी आप लोगों का नहीं, हम लोग सामान्य कंडीशन में भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसके द्वारा, सर्किट ब्रेकर के द्वारा। ध्यान रखना, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, सामान्य तथा असामान्य अवस्था में सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का कार्य क्या करता है, हमारा सर्किट ब्रेकर कार्य करता है। सर्किट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसका आंसर दीजिएगा। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर बहुत प्रकार के देखे होंगे। सर्किट ब्रेकर एक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, दूसरा हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है। एयर सर्किट ब्रेकर में क्या होती है, एयर को हाई प्रेशर पर भेजा जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि ऑयल भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है, मतलब कि जो हमारा हाइड्रोकार्बनिक ऑयल होता है वो यूज किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ऑयल भरते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है, अचालक प्रभाव पैदा करने के लिए। बिल्कुल सही है, अचालक प्रभाव पैदा करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये मुख्य इसका उद्देश्य नहीं है। चारों ओर की वायु को आयनीकरण रोकने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यह भी नहीं है। युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए। हाँ, कूलेंट का भी ये कार्य करता है बेसिकली देखा जाए तो, है, क्योंकि उनको ठंडा करने का भी काम करेगा। लेकिन इसके अलावा जो मेन उद्देश्य ये होता है वो क्या होता है कि जब हमारा सर्किट ऑन ऑफ होता है, सर्किट ब्रेकर जब ऑन ऑफ होता है तो दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है उसका मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना, एक क्या होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और दूसरा क्या होता है फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ध्यान रखना, फिक्स कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। ये जैसे मान के चलो, ये यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए हमारे, और ये हमारे क्या हो गए फिक्स कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना, मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। इन जैसे ही ये ऑन ऑफ होता है तो ये संपर्क में आते हैं या एक दूसरे से संपर्क से जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनके बीच एक स्पार्क उत्पन्न होगा, एक स्पार्क चिंगारी उत्पन्न होगी, और चिंगारी से क्या होता है, ये टर्मिनल्स क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ये टर्मिनल्स क्या हो सकते हैं, हमारे खराब हो सकते हैं। और खराब होने, इनको बचाने के लिए, इस चिंगारी को समाप्त करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, ताकि इस चिंगारी को क्या किया जा सके, बुझा सके। और ये क्या होगा, गर्म भी हो जाएंगे तो गर्म होंगे तो खराब होंगे, तो इनको ठंडा भी किया जा सके। तो परिपथ को तोड़ते समय और जोड़ते समय जो चिंगारी को बुझाने और संयोजक को ठंडा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इस ऑयल का यूज करते हैं। समझ में आया आप लोगों को बात। तो किस ऑयल का यूज कहाँ किया जाता है, परिपथ को ऑन ऑफ होते समय टर्मिनल्स के बीच जो निकलने वाली चिंगारी होती है, जो हमारी आर्क होती है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए तो क्या कहेंगे, आर्क को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है।
चिंगारी, आर्क मतलब चिंगारी को समाप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है, जिसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति किस प्रकार की होती है? ध्यान रखना, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति किस प्रकार की होती है? ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है चुंबकीय और ऊष्मीय, दूसरा चुंबकीय है, तीसरा ऊष्मीय, चौथा है निम्न वोल्टेज। ध्यान रखना, ऊष्मीय युक्ति, तो ऊष्मा मतलब हीट जो जनरेट होती है दोस्तों, वो होती है H बराबर I² RT अपॉन J के अकॉर्डिंग। और ऐसे जब हीट जनरेट होगी या ऐसे जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें टाइम लगेगा। टाइम अगर ज़्यादा लगता है इसको प्रचालन होने में, क्योंकि हीट ऐसा नहीं है कि अचानक से धारा बढ़ी और हीट अचानक से गर्म होगी। उस चीज़ को गर्म होने के, ऑयल को गर्म होने के लिए या प्रचालित होने के लिए टाइम लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में सर्किट या जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो जल सकते हैं। तो हम लोग, लेकिन किसी भी कॉइल में अगर धारा का मान बढ़ता है, किसी भी कॉइल की अगर बात करें, किसी भी कॉइल में अगर करंट्स की वैल्यू अचानक से बढ़ती है तो उसके अंदर मैग्नेट इफेक्ट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मैग्नेट इफेक्ट बढ़ जाता है। ध्यान रखना, मैग्नेट गुण क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखना, हम लोग किसी भी सर्किट को जल्दी से ऑपरेट करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए ऐसे ही प्रभाव का प्रयोग करते हैं ताकि सर्किट को एक इजीली और आसानी से जल्दी से ऑपरेट किया जा सके। तो वो कौन से प्रभाव के द्वारा होगा? मैग्नेट इफेक्ट के कारण होगा दोस्तों। किस इफेक्ट के कारण होगा? मैग्नेट इफेक्ट के द्वारा आसानी से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा चुंबकीय प्रभाव। ध्यान रखना, क्या आ जाएगा दोस्तों? चुंबकीय प्रभाव के द्वारा हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकेंगे? ऑन ऑफ कर सकेंगे। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरक्षण मतलब ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है? सर्किट ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर है, वायु सर्किट ब्रेकर है, हमारा छोटा एक MCB आता है जिसे हम लोग कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसमें कोई मेंटेनेंस के लिए कोई कल पुर्जा नहीं होता? अगर बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में तो ऑयल चेंज करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट्स भी साफ करने पड़ते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं वायु या एयर सर्किट ब्रेकर की, तो उसमें भी हम लोगों को कंप्रेसर वगैरह का मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर चाहिए होता है, प्रेशर हाई चाहिए होता है, तो उस कंप्रेसर प्लांट भी लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर बात करते हैं तो एयर सर्किट ब्रेकर में भी हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस होती है। और तो अगर बात करते हैं हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप लोग सामान्य तौर पर यूज करते हो, हमारे घरेलू सर्किट में भी ज़्यादातर यही यूज करते हो, MCB ही। तो MCB एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, ना ऑयल की आवश्यकता होती है, ना ही किसी एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए नो मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। इंस्टॉल करने के बाद आसानी से वो ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है, जिसकी तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर है, फटाफट इसका आंसर। किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रतिरोध होता है, किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। एक सवाल आप लोगों को दिया है, एक सर्किट आप लोगों के सामने दे रखा है, उनमें किसी दो कोणों के मध्य प्रतिरोध पूछा है। अगर डिस्प्ले पर सही नहीं दिख रहा है तो मैं उस सवाल को बड़ा कर देता हूं। बिल्कुल, इसमें 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। बोला किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, किन्हीं दो कोणों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों सवाल देखते हैं। सवाल आप लोगों के सामने आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो इधर किन्हीं 3 ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, यहां पर भी 9 ओम है, यहां पर भी 9 ओम है और यहां पर भी 9 ओम है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया गया है।
9 ओम का रजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया गया है, 9 दूनी 18, ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। अगर मैं दोनों इन कोणों के बीच निकालना चाहूँ तो ये दोनों श्रेणी में, तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 ओम का और नीचे कितना आ गया 9 ओम का। अब किस क्रम में हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए दोस्तों, क्या नहीं हुए। समांतर क्रम में जब हो जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/r1, 18 एक है, दूसरा कितना है 9, तो कितना आ गया लघुत्तम, कितना आ गया 18, कितना आ गया दोस्तों 18। तो कितनी बार गया 18 में भाग दिया, ये एक बार 2 बार, तो 3/18 वैल्यू आ गई किसकी 1/r की। तो r की जो वैल्यूएशन होगी वो क्या आ जाएगी 18/3, कितनी आ जाएगी 18/3। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 6 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाने वाला है, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाने वाला है। यहाँ पर आप लोगों के पास 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आने वाला है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो ध्यान रखना, सवाल आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी सा सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत आप लोगों के सामने आने वाली नहीं है कि जिसमें आप लोगों को ये समझ में नहीं आए। बहुत ईजी सा, कोई से भी कोणों के बीच से निकाल के देख लो, किन्हीं दो कोणों के बीच अगर निकालोगे तो वही कितना आना है 6 ओम आना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11 केबी की हाई टेंशन केबल को भूमि में किस गहराई पर गाड़ा जाता है, किस गहराई पर गाड़ा जाता है। दोस्तों ये वैल्यूएशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। 11 केबी की जो हाई टेंशन लाइन होती है उसको कितनी गहराई पर गाड़ा जाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ध्यान रखना दोस्तों, 11 केबी की जो हाई टेंशन लाइन होती है 0.9 मीटर की गहराई पर गाड़ा जाएगा, 0.9 मीटर की गहराई पर गाड़ा जाता है। ध्यान रखना 11 केबी की कोई भी हाई टेंशन लाइन है तो उसको कितनी गहराई पर गाड़ा जाएगा, 0.9 मीटर की गहराई पर उसको गाड़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है ELCB। अब सबसे पहले तो ELCB क्या होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर है, जिसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है क्या, ELCB का उपयोग विशेषकर अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए ELCB होता क्या है, ELCB होता क्या है। इसका दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखना क्या है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है, तो सिंपल सी बात है, नाम से पढ़ रहा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये अर्थ दोष के लिए किया जाता है, अर्थ लीकेज के लिए किया जाता है। ध्यान रखना अर्थ लीकेज जो होता है उस ऐसी अवस्था में इस सर्किट ब्रेकरों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां पर अर्थ लीकेज होता है वहां पर हम लोग ELCB सर्किट ब्रेकर्स का यूज करेंगे। ध्यान रखना अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, जो हमारा क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने का कार्य करेगा, ओपन करने का कार्य कर देगा। कैसी कंडीशन में, जब हमारी अर्थिंग हो गई होगी। तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति मेरे अंदाज से होगी नहीं, आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 250 वोल्ट से कम की वोल्टेज कहलाती है। 250 वोल्ट से कम की जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगी। ध्यान रखना 250 वोल्ट बहुत कम होता है तो लो टेंशन कहलाएगी। दोस्तों क्या कहलाएगी, लो टेंशन वोल्टेज कहलाती है। ध्यान रखना 250 से 1000 जो हमारे ऊपर होगी तो वो हमारी मीडियम टेंशन, फिर हाई टेंशन। तो 11 kV जैसे है वो हमारी क्या कहलाती है, हाई टेंशन लाइन। तो ध्यान रखना 250 से क्या नीचे क्या कहलाएगी, हमारी लो टेंशन। क्या कहलाएगी, लो टेंशन। ध्यान रखना बहुत कम वोल्टेज है तो क्या कहलाएगा, लो टेंशन। अगले बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास
14वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। हाँ, इसमें क्या पूछा गया 14 क्वेश्चन में, सामान्यतः भूमि में विद्युत खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई क्या होती है। मतलब ये पूछा गया है कि एक खंभा है, उस खंभे की कितनी लंबाई भूमि के अंदर दबाई जाती है। ध्यान रखना, कोई भी खंभा अगर होगा, तो ध्यान रखना, मान के चलो 10 मीटर का एक खंभा है, तो उसकी ध्यान रखो 10/6 मीटर क्या होगी, भूमि के अंदर गाड़ी जाएगी। ये जो होगी ना, मान के चलो ये 10 मीटर का खंभा है, 10 मीटर का खंभा है पूरा, तो 10 मीटर का खंभा ये भूमि के अंदर जो आप लोगों ने जो गाड़ा है वो कितना होगा, 10 मीटर इसकी पूरी हाइट थी, इसकी 10 मीटर पूरी हाइट थी, तो ये जो भाग होगा वो क्या होगा, 10/6 भाग होगा। दोस्तों कितना होगा, मतलब अपनी मूल लंबाई का 1/6 भाग जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। कितना गाड़ा जाता है दोस्तों, अपनी मूल लंबाई का 1/6 भाग खंबे का क्या किस में अंदर गाड़ा जाता है, जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। कोई भी एक खंबा है, चाहे वो 5 मीटर का है, 10 मीटर का है, 5 कितने का है, कई जगह 1/5 भी लिखा हुआ है, तो 1/6 भाग जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर 1 मीटर का होता तो 1/6 भाग उसके अंदर जमीन, 10 मीटर का है तो 10/6 भाग जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब छठा हिस्सा क्या होगा उसका, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसका आप आंसर दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है दोस्तों, डिस्प्ले पर है, सर्विस लाइन में प्राय किस प्रकार के खंबे का स्थापना की जाती है। किस प्रकार के खंबे सर्विस लाइन में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। सर्विस लाइन क्या होती है दोस्तों, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो हमारी सर्विस लाइन होती है मेनली, तो वो किस प्रकार के खंबे उसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखो, फटाफट आंसर दीजिएगा। सर्विस लाइन के अंदर मुख्यतः किस प्रकार के खंबे यूज किए जाते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की जो लाइन होती है उसके अंदर RCC पोल्स यूज किए जाते हैं। कैसे पोल्स यूज किए जाते हैं दोस्तों, RCC पोल्स यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कुछ दिन इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग रिकॉर्डेड डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है ये सारी चीज़ें, बाकी का हमारे सामने आगे जब वेल सेटल्ड में हो जाऊंगा कहीं पर तो आप लोगों के सामने प्रॉपर वही जो पहले लाइव क्लासेज चल रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।